नमस्कार दोस्तों। आज आपको मैं सुनाने जा रही हूँ कहानी डार्लिंग। यह उन दिनों का वाक़या है जब पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में कत्लेआम और लूट मार का बाज़ार गर्म था। कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। वह आग जो इंजनों से न बुझ सकी थी, उस बारिश ने चंद घंटों में ही ठंडी कर दी थी। लेकिन जानों पर बाकायदा हमले हो रहे थे और जवान लड़कियों की किस्मत बदस्तूर गैर महफूज थी। हट्टे कट्टे नौजवान लड़कों की टोलियां बाहर निकलती और इधर उधर छापे मारकर डरी दुबकी और सहमी हुई लड़कियां उठाकर ले जाती। किसी के घर पर छापा मारना और उसके वासियों को कत्ल करके एक जवान लड़की को कांधे पर डालकर ले जाना बहुत ही आसान काम मालूम होता है। लेकिन स का बयान है कि यह महज लोगों का ख्याल है, क्योंकि उसे तो अपनी जान पर खेल जाना पड़ा था। इससे पहले कि मैं आपको स का वाक्य सुनाऊं, मुनासिब मालूम होता है कि उससे आपको परिचित करा दूं। स एक मामूली कदकाठी का साधारण सा आदमी है। मुफ्त के माल से उसको इतनी ही दिलचस्पी है जितनी आम इंसानों को होती है, लेकिन माले मुफ्त से उसका सुलूक दिले बेरहम का सा नहीं था। फिर भी एक अजीबोगरीब ट्रेजेडी का कारण बन गया, जिसका इल्म उसे बहुत देर में हुई। स्कूल में स औसत दर्जे का छात्र था। वह हर खेल में हिस्सा लेता। खेलते खेलते जब नौबत लड़ाई तक जा पहुंचती तो स उसमें पहले होता। खेल में वह हर किस्म के ओछे हथियार इस्तेमाल करता, लेकिन लड़ाई के मौके पर हमेशा ईमानदारी से काम लेता। चित्रकारी से स को बचपन ही से दिलचस्पी थी, लेकिन कॉलेज में दाखिल होने के बाद हालात ने यह स से न कुछ ऐसा पलटा खाया कि उसने पढ़ाई छोड़कर साइकिलों की दुकान खोल ली। फसादात के दौरान जब उसकी दुकान जलकर राख हो गई तो उसने लूट मार में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, बदले की भावना के साथ, मनोरंजन के लिए। इसी दौरान उसके साथ एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया जो इस कहानी का विषय है। उसने मुझसे कहा, मूसलाधार बारिश हो रही थी, मनो पानी बरस रहा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी तेज़ बारिश कभी नहीं देखी थी। मैं अपने घर की बरसाती में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरे सामने लूटे हुए माल का एक ढेर पड़ा था। बेशुमार चीज़ें थीं, मगर मुझे उनमें कोई दिलचस्पी न थी। मेरी दुकान जल गई थी, मुझे उसका भी कोई इतना ख्याल नहीं था। शायद इसीलिए कि मैंने लाखों का माल तबाह होते देखा था। कुछ समझ में नहीं आता था। इतने ज़ोर से बारिश हो रही थी, लेकिन ऐसा लगता था चारों तरफ खामोशी ही खामोशी है और हर चीज़ खुश्क है। जाने कहाँ से जले हुए शवों की बू सी आ रही थी। मेरे ओंठों पर जलती हुई सिगरेट थी, उसके धुएं से भी कुछ ऐसी ही बू निकल रही थी। जाने मैं क्या सोच रहा था, या शायद कुछ सोच ही नहीं रहा था कि एकदम बदन में कपकपी सी दौड़ गई और जी चाहा कि एक लड़की उठा कर ले आऊं। ज्यों ही एक ख्याल आया, बारिश का शोर सुनाई देने लगा और खिड़की के बाहर हर चीज़ पानी में सराबोर नजर आने लगी। मैं उठा, सामने पड़े हुए लुटे हुए माल के ढेर से सिगरेटों का एक नया डिब्बा उठा रखकर मैंने बरसाती पहनी और नीचे उतर गया। सड़कें अंधेरी और सुनसान थी, सिपाहियों का पहरा भी नहीं था। मैं देर तक इधर उधर घूमता रहा। इस दौरान कई लाशें मुझे नजर आई, लेकिन मुझ पर कोई असर न हुआ। घूमता घामता मैं सिविल लाइन की तरफ निकल गया। लुक फिरी, सड़क बिल्कुल खाली थी। जहाँ जहाँ बजरी उखड़ी हुई थी, वहाँ बारिश झाग बन बन कर उड़ रही थी। अचानक मुझे मोटर की आवाज़ आई। पलट कर देखा, छोटी सी बेबी आस्टीन अंधाधुंध चली आ रही थी। मैं सड़क के एन दरमियान में खड़ा हो गया और दोनों हाथ इस अंदाज से हिलाने लगा जिसका मतलब था कि रुक जाओ। मोटर बिल्कुल पास आ गई, मगर उसकी रफ्तार में फ़र्क न आया। मोटर चलाने वाले ने जरा सा रुख बदला, मैं भी पेत्र बदल कर उधर हो गया। मोटर तेज़ी से उधर हुई, मगर अब उसकी रफ्तार धीमी हो गई। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। बेशतर इसके कि मैं कुछ सोचता, मुझे जोर का धक्का लगा
और मैं उखड़कर फुटपाथ पर जा गिरा, जिसमें की तमाम हड्डियां कड़कड़ा उठी, मगर मुझे चोट न आई। उधर मोटर के ब्रेक तीखे, पहिए एकदम फिसले। मोटर तैरती हुई सामने वाले फुटपाथ पर चढ़ाकर एक दरख्त पर जा भिड़ी और जाम हो गई। मैं उठा और उसकी तरफ बढ़ा। मोटर का दरवाज़ा खुला और एक औरत सुर्ख रंग का भड़कीला मोमी रेनकोट पहने बाहर निकली। मेरी कड़कड़ाती हुई हड्डियां ठीक हो गई और जिस्म में हरारत पैदा हो गई। रात के अंधेरे में मुझे सिर्फ उसका शोक रंग रेनकोट ही दिखाई दिया, लेकिन इतनी उम्मीद काफ़ी थी कि उस मोमी कपड़े में लिपटा हुआ जो कोई भी है, महिला है। मैं जब उसकी तरफ बढ़ा तो उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। बारिश के लरजते हुए पर्दे में से मुझे देखकर वह भागी, मगर मैंने चंद ही गजों के फासले पर उसे पकड़ लिया। जब मेरा हाथ उसके चिकने रेनकोट पर पड़ा तो वह अंग्रेजी में चिल्लाई, हेल्प हेल्प। मैंने उसकी कमर में हाथ डाला और उसे गोद में उठा लिया। वह फिर अंग्रेजी में चिल्लाई, हेल्प हेल्प, ही इज़ किलिंग मी। मैंने उससे अंग्रेजी में पूछा, आर यू ए इंग्लिश वूमेन। फिक्रा मुंह से निकल गया तो मुझे ख्याल आया कि एक ही जगह मुझे एन कहना चाहिए था। उसने जवाब दिया, नो, अंग्रेजी औरत से मुझे नफ़रत है। मैंने उससे कहा, देन इज ऑल राइट। अब वह उर्दू में चिल्लाने लगी, तुम मुझे मार डालोगे, तुम मुझे मार डालोगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए कि मैं उसकी आवाज़ से उसकी शक्ल सूरत और उम्र का अंदाज़ा लगा रहा था। मैंने उसके चेहरे पर से हुड हटाने की कोशिश की, पर उसने दोनों हाथ आगे कर लिए। मैंने सोचा, हटाओ, और सीधा मोटर की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुलकर मैंने उसको पिछली सीट पर डाला और खुद अगली सीट पर बैठ गया। गियर दुरुस्त करके सेल्फ दबाया तो इंजन चल पड़ा। मैंने दिल में कहा, ठीक है, और हैंडल घुमाया। गाड़ी को फुटपाथ पर से उतार कर और सड़क पर पहुंचकर मैंने एक्सीलेटर पर पाँव रख दिया था। मोटर दौड़ने लगी। घर पहुंचकर मैंने पहले सोचा कि ऊपर की बरसाती ठीक रहेगी, लेकिन इस ख्याल से कि लौंडिया को ऊपर ले जाने में झकझक करनी पड़ेगी, मैंने नौकर से कहा कि दीवान खाना खोल दे। नौकर ने दीवान खाना खोला तो मैंने लौंडिया को घुप अंधेरे में ही सोफे पर डाल दिया। वह सारा रास्ता खामोश रही थी, लेकिन सोफे पर गिरते ही चिल्लाने लगी, डोंट किल मी प्लीज़। मुझे ज़रा शायरी सूझी, आई वोंट किल यू, आई वोंट किल यू डार्लिंग। वह रोने लगी। मैंने नौकर से कहा कि चला जाए। वह चला गया। मैंने जेब से दिया सलाई निकाली, एक एक करके सारी तालियां निकाली, पर एक भी न सुलझी। बारिश में उनके मसाले का फालूदा हो गया था। बिजली का करंट भी कई दिनों से गायब था। ऊपर बरसाती में लूटे हुए माल में कई बैटरियां पड़ी थी। लेकिन मैंने सोचा कि अंधेरे में ही ठीक है, मुझे कौन सी फ़ोटोग्राफी करनी है। बरसाती उतार कर मैंने एक तरफ फेंक दी और उससे कहा, लाइए, मैं आपका रेनकोट उतार दूं। मैं सोफे की जानिब झुका, लेकिन वह गायब थी। मैं बिल्कुल न घबराया, इसीलिए कि दरवाज़ा नौकर ने बाहर से बंद कर दिया था। धूप अंधेरे में इधर उधर मैंने उसे तलाश करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और तिपाही के साथ टकरा कर गिर पड़े। फर्श पर पड़े पड़े मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ उसकी गर्दन पर जा पड़ा। वह चीखी। मैंने कहा, चीखती क्यों हो? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। उसने फिर सिसकियाँ लेना शुरू कर दी। फिर मेरा हाथ उसके पेट पर पड़ा। वह दोहरी हो गई। मैंने जैसे भी बन पड़ा उनके रेनकोट के बटन खोलने शुरू कर दिए। मुंह में कपड़ा भी कुछ अजीब होता है, जैसे बूढ़े गोश्त में चिकनी चिकनी झुर्रियाँ पड़ी हो। वह रोती रही और इधर उधर करवट बदलकर प्रतिरोध करती रही, लेकिन मैंने पूरे बटन खोल दिए। इसी दौरान मुझे मालूम हुआ कि वह साड़ी पहने हुए है। मैंने सोचा, यह तो ठीक ही रहा। मैंने जरा मामला देखा। खासी सुडौल पिंडली थी। वह तड़प कर एक तरफ हट गई। मैं पहले तो जरा यूं ही सा सिलसिला कर रहा था उसकी पिंडली के साथ। जब मेरा हाथ लगा तो बदन में 440 वोल्ट पैदा हो गए, लेकिन मैंने फ़ौरन ही ब्रेक लगा दिए
कि सहज पके सो मीठा हो। तो मैंने शायरी शुरू कर दी। डार्लिंग, मैं तुम्हें यहाँ कत्ल करने के लिए नहीं लाया हूँ, डरो नहीं। यहाँ तुम ज़्यादा सुरक्षित हो। जाना चाहो तो चली जाओ, लेकिन बाहर लोग तुम्हें दरिंदों की तरह चीर फाड़ेंगे। जब तक यह फसादात होते रहें तुम मेरे साथ रहना। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, मैं नहीं चाहता कि तुम गंवारों के चंगुल में फंस जाओ। उसने सिसकियां लेते हुए कहा, यू वॉन्ट किल मी। मैंने फ़ौरन ही कहा, नो सर। वह सिसकते सिसकते हंस पड़ी। मुझे फ़ौरन ही ख्याल आया कि औरत को सर नहीं कहा करते। मुझे बहुत ग्लानि हुई, लेकिन उसके हंस पड़ने से मुझे कुछ हौसला हो गया। मैंने सोचा मामला पटा समझो। मैं भी हंस पड़ा। डार्लिंग, मेरी अंग्रेजी कमज़ोर है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने मुझसे पूछा, अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो यहाँ क्यों लाए हो? उनका सवाल बड़ा बेढप था। मैंने जवाब सोचना शुरू किया। फिर मैंने सोचा, जो मुंह में आए कह दूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें मारना बिल्कुल नहीं चाहता, इसीलिए कि यह काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रही बात कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया, तो इसका जवाब यह है कि मैं अकेला था। वह बोली, लेकिन तुम्हारा नौकर तुम्हारे पास है ना? मैंने बेसोचे समझे जवाब दिया, उसका क्या है, वह तो नौकर है। वह खामोश हो गई। मेरे दिमाग में नेक ख्याल आने लगे। मैंने सोचा, हटाओ यार। मैंने उठकर कहा, तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, उठो। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वह उठ खड़ी हुई। एकदम मुझे उसकी पिंडली का ख्याल आ गया। मैंने ज़ोर से उसको अपने सीने के साथ चिपटा लिया। उसकी गरम गरम सांसें मेरी ठोड़ी के नीचे घुस गई। मैंने अटकल पच्चू अपने होंठ उसके होंठों पर जमा दिए। वह रजने लगी। मैंने कहा, डार्लिंग डरो नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। उसकी आवाज़ में विचित्र किस्म की कपकपाहट पैदा हो गई। छोड़ दो मुझे। मैंने उसे अपनी गिरफ्त से अलहदा अलग कर दिया, लेकिन फ़ौरन ही उसे अपने बाजू में उठा लिया। सड़क पर से उसे उठाते वक्त मुझे महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसके कूल्हों का गोश्त बहुत नरम है। एक बात मुझे और भी मालूम हुई, वह यह कि उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। मैंने उसे सोफे पर लिटा दिया और बैग उसके हाथ से ले लिया। मैंने कहा, अगर इसमें कोई कीमती चीज़ है तो यकीन रखो यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, बल्कि चाहो तो मैं भी तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा, लेकिन मुझे चाहिए। उसने पूछा, क्या? मैंने जवाब दिया, तुम। वह खामोश हो गई। मैं फर्श पर बैठकर उसकी पिंडलियाँ सहलाने लगा। वह काँप उठी। मैं हाथ फेरता रहा। उसने जब कोई प्रतिरोध नहीं दिया तो मैंने सोचा कि मजबूरी की वजह से बेचारी ने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। मेरी तबीयत कुछ खट्टी सी होने लगी। मैंने कहा, देखो मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहता। तुम्हें मंजूर नहीं है तो जाओ। यह कहकर मैं उठने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया, जो धक धक कर रहा था। मेरा दिल भी उछलने लगा। मैंने ज़ोर से डार्लिंग कहा और उसके साथ चिपट गया। देर तक चूमा चाटी होती रही। वह सिसकियाँ भर भर के मुझे डार्लिंग कहती रही। मैं भी कुछ इसी किस्म के खुरापात बकता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, यह रेनकोट उतार दो, बहुत ही वाहियात है। उसने जज्बात भरी आवाज़ में कहा, तुम खुद ही उतार दो ना। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और कोट के उसके बाजुओं से खींचकर उतार दिया। उसने बड़े प्यार से पूछा, कौन हो तुम? मैं उस वक्त अपना लेखा जोखा बताने के मूड में नहीं था। मैंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा डार्लिंग। उसने यू आर द ए नॉटी बॉय कहा और अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। मैं उसका ब्लाउज उतारने लगा तो उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और बोली, मुझे नंगा ना करो। मैंने कहा, क्या हुआ, इतना तो अंधेरा है। वह कसमसाई, नहीं नहीं। मैंने कहना चाहा, तो इसका यह मतलब है कि उसने मेरे दोनों हाथ थामकर चूमने शुरू कर दिए और कांपती आवाज़ में कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है। अजीब सी बात थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, चलो हटाओ, छोड़ो ब्लाउज को, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ देर खामोश रहा। उसने डरी हुई आवाज़ में पूछा, तुम नाराज़ तो नहीं हो गए? मुझे कुछ मालूम ही नहीं था
कि मैं नाराज़ हूँ या नहीं। मैंने कहा, नहीं, नाराज़ होने की क्या बात है? तुम ब्लाउज़ नहीं उतारना चाहती हो तो ना उतारो। लेकिन इससे आगे कहते हुए मुझे शर्म आ गई। फिर मैंने ज़रा गोल करके कहा, लेकिन कुछ तो होना चाहिए। मेरा मतलब है कि साड़ी उतार दो। उसका हलक सूख गया। मुझे डर लगता है, मैंने प्यार से कहा। किससे डर लगता है? उसने बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे तसल्ली दी, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा। अगर तुम्हें वाकई डर लगता है तो जाने दो। 2-3 दिन यहाँ रहो, जब मेरी तरफ से तुम्हें पूरा इत्मीनान हो जाए तब सही। उसने रोते रोते कहा, नहीं नहीं, और अपना सिर मेरी रानों पर रख दिया। मैं उसके बालों में उंगलियों से कंघी करने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने रोना बंद कर दिया और सूखी सूखी हिचकियाँ लेने लगी। फिर एकदम उसने मुझे अपने साथ जोर से भींच लिया और तेजी से कांपने लगी। मैंने उसे सोफे पर से उठाकर फर्श पर बिठा दिया और तभी कमरे में अचानक रोशनी की लकीरें तैर गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? नौकर की आवाज़ आई, लालटेन ले लीजिए। मैंने कहा, अच्छा। लेकिन उसने आवाज़ भींचकर डरे लहजे में कहा, नहीं नहीं। मैंने कहा, क्या हर्ज है? मैं लालटेन एक तरफ नीचे करके रख दूंगा। मैंने उठकर लालटेन ले ली और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इतनी देर के बाद रोशनी देखी थी, आंखें चौंधी आ गई। वह एक कोने में खड़ी हो गई थी। मैंने कहा, भाई, इतना भी क्या है? थोड़ी देर रोशनी में बैठकर बातें करेंगे, फिर जब तुम कहोगी लालटेन गुल कर देंगे। जब उसने कोई जवाब न दिया तो मैं लालटेन हाथ में लिए उसकी तरफ बढ़ा। उसने साड़ी का पल्लू सरकाकर दोनों हाथों से अपना चेहरा ढाँप लिया। मैंने कहा, तुम भी अजीबो-गरीब लड़की हो, अपने दूल्हे से भी पर्दा। मैं वाकई समझने लगा था कि वह मेरी दुल्हन है और मैं उसका दूल्हा। इसी कल्पना के तहत मैंने कहा, अगर जिद ही करनी है तो भाई कर लो, हमें आपकी हर अदा कबूल है। यकायक जोर का धमाका हुआ, कहीं बम फटा था। वह लपकी और मेरे साथ चिमट गई। मैंने उसे दिलासा दिया, डरो नहीं, मामूली सी बात है। एकदम मुझे ख्याल आया कि मैंने उसके चेहरे की झलक देख ली है। मैंने उसको दाएं कंधे से पकड़कर झंझोड़ा और एक कदम पीछे हट गया। मैं बयां नहीं कर सकता मैंने क्या देखा। बहुत ही भयानक सूरत, गाल अंदर धंसे हुए, जिन पर गाढ़ा मेकअप छुपा था और कई जगहों से मेकअप की तह बारिश की वजह से उतरी हुई थी और नीचे से असली जिल्द निकल आई थी, जैसे कि जख्मों पर से फाहे उतर गए हों। खिजाब लगे खुश्क और बेजान बाल, जिनकी सफ़ेद जड़ें दांत दिखा रही थी। और सबसे अजीब गरीब चीज़ वह मोमी फूल थे जो उसने इस कान से उस कान तक माथे के साथ साथ बालों में लगा रखे थे। मैं देर तक उसको देखता रहा। वह बिल्कुल जड़ खड़ी रही। मेरे होश और हवास गुम हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब मैं संभला तो मैंने लालटेन एक तरफ रख दी और उससे कहा, तुम जाना चाहो तो चली जाओ। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन जब देखा कि मैं उसका रेनकोट और बैग उठा रहा हूँ तो वह खामोश हो गई। मैंने दोनों चीज़ें उसकी तरफ देखे बगैर उसको दे दी। वह कुछ देर शायद गर्दन झुकाए खड़ी रही, फिर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। यह वाक़या सुनकर मैंने सर से पूछा, जानते हो वह औरत कौन थी? सर ने जवाब दिया, नहीं तो। मैंने कहा, वह औरत मशहूर आर्टिस्ट मिस म थी। सर चिल्लाया, मिस म? वही जिसकी बनाई हुई तस्वीरों की मैं स्कूल में कॉपी किया करता था। मैंने जवाब दिया, हाँ वही। वह एक आर्ट कॉलेज की प्रिंसिपल थी। वह लड़कियों को सिर्फ औरतों और फूलों की चित्रकारी सिखाती थी। मर्दों से उसे सख्त नफरत थी। यह सुनकर सर कुछ सोचने लगा, फिर एकदम चौंका। कहाँ है वो आजकल? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आसमान पर। उसने पूछा, क्या मतलब? मैंने जवाब दिया, उसी रात को जब तुमने उसे बाहर निकाल दिया, उसकी मोटर का हादसा हुआ और वह मर गई। लेकिन उसके कातिल तुम हो और ये सिर्फ मैं जानता हूँ। नहीं, दरअसल तुम दो औरतों के कातिल हो। एक तो उस औरत के जिसको सब लोग एक मशहूर आर्टिस्ट की हैसियत से जानते हैं, दूसरी उस औरत की जो तुम्हारे दीवान खाने में से पहली औरत के रूप में से बाहर निकली थी और जिसको सिर्फ तुम जानते हो। स खामोश रहा।
कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।